प्रिय साथियों नमस्कार। तो आज हम देखेंगे भोज्य पदार्थों को परंपरागत तरीके से यानी कि ट्रेडिशनली तरीके से हम किस प्रकार से पौष्टिक बनाते हैं। तो प्रश्न में ट्रेडिशनली आ जाता है तो उसको भी आप याद रखना, और इसमें वैल्यू भी आ जाता है, वैल्यू यानी मूल्य आ जाता है, वैल्यू आ जाता है, परंपरागत आ जाता है या ट्रेडिशनली आ जाता है। कभी कभी इंग्लिश का हिंदी, हिंदी का इंग्लिश लिख देते हैं तो समझ में नहीं आता बच्चों को। तो इस तरीके से आप लोग इन शब्दों को याद रख के अपना पेपर करें। तो भोजन के हम पौष्टिक तत्व कैसे बढ़ाएंगे, कैसे उनकी वृद्धि करेंगे, इस बारे में इसमें विधियों को बताया गया है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो विधि है वो है आपकी जर्मिनेशन, यानी कि पौधों को, बीजों को अंकुरण करके, जैसे साबुत अनाज या दालें को हम अंकुरित करके उसकी पौष्टिकता में कई गुना वृद्धि कर सकते हैं। जैसे चने को खाते हैं तो चने को यदि हम ऐसे ही खाएं तो उसकी पौष्टिकता उतनी नहीं रहेगी। यदि हम उसे अंकुरित करके खाएं तो उसकी 24 गुना पौष्टिकता बढ़ जाती है, 24 गुना उसमें पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। तो अंकुरित करने पर के लिए अनाज तथा दालों को भिगोकर रखना चाहिए। भीगी हुई दाल, अनाज तथा गीले कपड़े में बांधकर रख देना चाहिए। प्रतिदिन इस पर थोड़ा थोड़ा पानी डालना चाहिए। 2-3 दिन के पश्चात इस अनाजों में लगभग आधा इंच लंबे लंबे अंकुर निकल आते हैं, यानी ये जमे आते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरित किए गए अनाजों का उपयोग पौष्टिकता की दृष्टि से बहुत ही अच्छा होता है। अनाज तथा दालों में अंकुरित करने से विटामिन सी की मात्रा भी कई गुना बढ़ जाती है। तो दाल विटामिन सी की मात्रा नहीं के बराबर होती है। तो दालों में जो विटामिन सी की मात्रा नहीं होती है, इसलिए विटामिन सी नहीं बढ़ती। उदाहरण के लिए जैसे 100 ग्राम साबुत मूंग को दाल को अंकुरित करने किया जाए तो उसमें विटामिन सी की मात्रा लगभग 60 से 80 मिलीग्राम ही वृद्धि हो जाती है। तो अंकुरित करने से इसमें विटामिन सी भी आ जाती है। इसके साथ अंकुरित करने से विटामिन बी समूह की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है। तो विटामिन बी की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है। अनाज तथा दालों को अंकुरित करने से कुछ ऐसे पदार्थ नष्ट हो जाते हैं जो अनाज तथा दालों में मिलने वाली पौष्टिकता में वृद्धि होती है। ये ट्रिप्सिन इनहिबिशन, फाइट्रेट्स आदि अंकुरीकरण क्रिया से भोज्य पदार्थों में पाचकता में काफ़ी हद तक वृद्धि हो जाती है। तो इसमें यही कहा गया है कि विटामिन सी भी बढ़ जाती है, विटामिन बी भी बढ़ जाती है, और इनका जो मूल्य है वो खाने के लिए बढ़ जाता है और आसानी से पच भी जाते हैं। ये सब अंकुरण करने से, अंकुरित बीजों से इतना लाभ हो जाता है। अब देख लेते हैं खमीरीकरण क्या है। खमीरीकरण विश्व भर में खमीरीकरण से किए हुए भोज्य पदार्थ व्यंजनों का अधिक प्रचलन है। हमारे देश के लिए दक्षिण भाग में खाए जाने वाले भोज्य पदार्थ जैसे इडली है, डोसा है और उत्पम बड़ा है, और खमीरीकरण के बाद ही ये तैयार होते हैं। इसी प्रकार भी भोज्य पदार्थों का जैसे ब्रेड है, नान है, तंदूरी है, तंदूरी रोटी है आदि भी खमीरीकरण के बाद ही तैयार किए जाते हैं। खमीरीकरण की प्रक्रिया को क्रियान्वित करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है। इस क्रिया में भोज्य पदार्थों में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का खंडन हो जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जैसे आपने देखा होगा खमीरीकरण क्या है, यानी फर्मेंटन, खमीरीकरण को किण्वन भी कहते हैं और फर्मेंटेशन भी कहते हैं। मतलब कि आटे को सड़ाकर व्यंजन बनाना, आटे को सड़ाकर वो किसी भी एंजाइम द्वारा हो या ईस्ट द्वारा हो या किसी के द्वारा भी हो, आटा में खमीर मतलब आटा में CO2 उत्पन्न करते हैं। पहले CO2 उत्पन्न करते हैं। इसके बाद वो आटा, जैसे ब्रेड बनाना है तो ब्रेड को आपने स्पंजी देखा होगा कि ब्रेड जो डबल रोटी होती है उसमें छेद दिखाई देते हैं कि उसमें स्पंजी हो जाती है। तो जो ब्रेड है उसमें देखा होगा कि वो स्पंजी हो जाती है। तो इसी के कारण होते हैं खमीरीकरण के कारण। खमीरीकरण से क्या होता है कि भोज्य पदार्थ जो है वो नरम हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, सरलता से पचने योग्य बन जाते हैं। इसमें विटामिन बी समूह भी, विटामिन B1, B2, B3 आदि भी, मतलब जितनी सभी विटामिन बी समूह की जितने विटामिन सभी में वृद्धि हो जाती है खमीरीकरण से। भोज्य पदार्थों में प्रोटीन की उपयुक्तता काफ़ी हद तक वृद्धि हो जाती है, और ये जो फाइट्रेट, ट्रिप्सिन और इनहिबिटर भी नष्ट हो जाते हैं। ये नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार खमीरीकरण से भोज्य पदार्थ अधिक पौष्टिक हो जाते हैं। अब देख लें सप्लीमेंट्स क्या है। सप्लीमेंटेशन क्या है। तो कुछ भोज्य पदार्थों में कुछ पोषक तत्व अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, कुछ पौष्टिक तत्व कम मात्रा में पाए जाते हैं। यदि हम अपने आहार को एक से भोज्य पदार्थों को प्रतिदिन प्रयोग करते रहें तो कुछ दिन बाद हमारे शरीर पर इसका कुप्रभाव दिखाई देने लगता है। जैसे हम रोज़ दाल खाते रहें तो हमारे शरीर में प्रोटीन भर बढ़ जाएगी, ना विटामिन सी रहेगी, ना कुछ रहेगा। यदि हम रोज़ दूध भी पीते रहें तो हमारे शरीर में कैल्शियम बढ़ जाएगा, और
तो सीधी-सीधी बात कुछ ना कुछ तत्व हमारे शरीर में कम होने लगेंगे। तो सप्लीमेंटेशन, तो प्रतिदिन की हमारी जो ज़िंदगी है, इसमें हम एक ही प्रकार का खाना खाते रहें तो हमारे शरीर में कुछ विटामिन्स, प्रोटीन, खनिज लवणों की कमी हो जाएगी। इस कमी को पूरा करने के लिए हमें सप्लीमेंटेशन लेना पड़ता है। जैसे प्रतिदिन हमें ज्वार और खाने वाले लोगों को प्लेग्रा रोग तथा मिल द्वारा साफ किए गए चावल खाने वाले को बेरी-बेरी रोग हो जाता है। अतः इन इन रोगों को दूर करने के लिए हमें ज़रूरी है कि अनाजों में मिश्रित अनाजों का उपयोग किया जाना चाहिए। मतलब अनाजों में कुछ चने मिला लें आप, कुछ जवा मिला लें आप, और कुछ जो भी अनाज है सभी अनाज मिला के कुछ दाल मिला लें और कुछ मटर मिला लें। इसके बाद उसका आटा आप प्रयोग करें तो उसमें क्या होंगे कि सप्लीमेंट आपको मिल जाएँगे। तो आटे का हमें मिश्रित उपयोग करना चाहिए। सभी अनाजों को मिलाकर हमें चक्की से पिसा के उसका ही खाना बना के हमें खाना चाहिए। भोज्य पदार्थ, अगर हम पदार्थों के मिश्रित का उपयोग करेंगे तो हमें भोज्य पदार्थों की कमी पूरा करके आहार की पौष्टिकता को बचाया जा सकता है। जैसे अनाजों में लाइसिन नामक अमीनो एसिड होता है, इसकी कमी हो जाती है। अनाजों में लाइसिन नामक अमीनो एसिड की कमी पाई जाती है। दालों में मेथिओनिन नामक अमीनो एसिड की कमी पाई जाती है, जबकि मेथिओनिन अनाजों में प्रचुर मात्रा में ये होता है। इसलिए हमें सभी अनाजों को हमें मिलाकर ही पिसाना चाहिए और उसका आटा या उसका भोजन बनाकर तैयार करके हमें खाना चाहिए। तो इसमें यही बताया गया है सप्लीमेंट्री में कि सभी जो भोज्य पदार्थ हमें ऐसे बनाएं जिसमें सभी पोषक तत्व मौजूद हों। अब फोर्टिफिकेशन या एनरिचमेंट, तो फोर्टिफिकेशन का क्या तात्पर्य है? फोर्टिफिकेशन का, तो फोर्टिफिकेशन का तात्पर्य है कि भोजन पदार्थों में ऐसे पोषक तत्व का मिश्रण जिनकी मात्रा भोज्य पदार्थों में कम होती है। जैसे अनाजों में लाइसिन की कमी पाई जाती है, तो कई बार डबल रोटी, ब्रेड आदि बनाते समय आटे में लाइसिन मिलाई जाती है जिससे प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि हो जाए। इसी प्रकार बी समूह के विटामिन, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन की भी कुछ पदार्थों को मिलाया जाता है। जैसे डबल रोटी हम बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं जिससे उसकी पौष्टिकता में वृद्धि हो जाए। तो इसमें लाइसिन, अलग से लाइसिन मिला दी है। इसमें जैसे आपका आयोडीन मिला दिया, आयरन मिला दिया, कैल्शियम मिला दिया, विटामिन्स मिला दिए, विटामिन बी समूह के कुछ विटामिन्स भी मिला दिए जाते हैं जिससे उसकी पौष्टिकता में वृद्धि हो जाती है। फूड एनरिचमेंट क्या है? नहीं, फूड एनरिचमेंट का मतलब भोजन को अच्छा बनाना है जिसमें पोषक तत्व खाद्य पदार्थों में मिलाए जाते हैं जिनकी प्रोसेसिंग में हानि हुई है। जो भोजन बनाने में जिन पोषक तत्वों की हानि हो गई है उनको अलग से मिला देना ही फूड एनरिचमेंट कहलाता है। बहुत से रिफाइंड अनाजों को भी इसी प्रकार से समृद्धशील बनाया जाता है। जैसे ब्रेड, पास्ता, अन्य खाद्य पदार्थ सफ़ेद आटे से बनाए जाते हैं। बाद में इन्हें विटामिन बी मिलाया जाता है। इनरिच से तात्पर्य है कि पौष्टिक तत्व जो प्रोसीड के आहार पर बाद में मिलाए जाते हैं। इनरिच का मतलब जो है कि भोजन की पोषक तत्व को ध्यान में रख करके अलग से जो पोषक तत्व मिलाए जाते हैं इसे फूड एनरिचमेंट कहते हैं। तथा फोर्टिफाइंग से तात्पर्य है कि पोषक तत्वों की आवश्यकता अनुसार उन्हें आहार में मिला देना चाहिए।